हम देख रहे थे सिलेक्टिविटी फैक्टर। तो सिलेक्टिविटी फैक्टर मैं आपको ये बता रही थी कि ये रेशो है दो सॉल्यूट्स के कैपेसिटी फैक्टर की। यानी अगर आपने ये कहा कि सॉल्यूट ए की आपने कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू निकाल ली और आपने सॉल्यूट बी के लिए भी कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही होंगी? ये वैल्यूज आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही होंगी कि स्टेशनरी फेज की क्या इसको रिटेन करने के लिए एबिलिटी ज्यादा थी या इसको रिटेन करने के लिए एबिलिटी ज्यादा थी, ठीक है। ये आपने क्या निकाला? इस कंपोनेंट के लिए कैपेसिटी फैक्टर, और ये आपने निकाला इसके लिए। अब अगर हम कलेक्टिवली बताना चाह रहे हैं कि कॉलम की कंपोनेंट ए के लिए ज्यादा उसको रिटेन करने की एबिलिटी थी या बी की, तो वो आप किस में डिफाइन करोगे? इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिविटी फैक्टर। वहां पर आप क्या करते हैं, इन दोनों की रेशो ले लेते हैं, दोनों कंपोनेंट्स के सिलेक्टिविटी कैपेसिटी फैक्टर की रेशो ले लेंगे। जैसे आपको ये शो किया गया है, अल्फा इज इक्वल्स टू के डैश बी डिवाइडेड बाय के डैश ए। के डैश क्या है? कैपेसिटी फैक्टर। बी क्या है? कैपेसिटी फैक्टर फॉर कंपोनेंट बी। के बार ए क्या है या के डैश ए क्या है? कैपेसिटी फैक्टर फॉर कंपोनेंट ए। जब आपने इनकी रेशो ले ली तो ये आपके पास क्या हो गया? सिलेक्टिविटी फैक्टर हो गया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया इसको आपने? अल्फा के साथ, ठीक है। अब इसको आपने फाइंड कैसे करना है? आपने क्या पीछे फॉर्मूला पढ़ा था? ये आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था। के बार अगर आपने बी के लिए निकालना है कैपेसिटी फैक्टर तो कैसे निकालेंगे? रिटेंशन टाइम ऑफ बी माइनस रिटेंशन टाइम ऑफ रिटेंशन टाइम ऑफ बी एंड वॉइड टाइम फॉर बी, ठीक है। और जब नीचे इसको आप डिवाइड, बल्कि वॉइड टाइम तो बी के लिए होगा ही नहीं, वो तो है ही अनरिटेन्ड के लिए। अच्छा, इसको नीचे आप जब डिवाइड कर देंगे, इस वाले टर्म को भी टीएम से डिवाइड करेंगे और इसको भी करेंगे, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। और सिंपली आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपने कॉलम की सिलेक्टिविटी बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल। आपको दिया गया है कि आपके पास जो है पीछे वाली जो आपने एग्जांपल पढ़ी जहां ब्यूटारिक एसिड दिया था, वहां पर रिटेंशन टाइम आपको दिया गया है 5.98 और आपने उसके लिए क्या निकालना है? सेलेक्टिविटी फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब इसमें से कुछ डाटा पिछले न्यूमेरिकल वाला यूज कर रहे हैं। इसमें आपके पास रिटेंशन टाइम इसका आ गया 5.98, 0.31 ये इसका क्या दिया गया था आपको? वॉइड टाइम दिया गया था। यहाँ से आपके पास इसके लिए क्या निकल आया? कैपेसिटी फैक्टर निकल आया, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसके लिए? अब आपने सिलेक्टिविटी फैक्टर निकालना है। तो पीछे वाली एग्जांपल में आपने जो था ब्यूटारिक एसिड का निकाला था 23.6 निकाला था कैपेसिटी फैक्टर, और यहाँ आपने किसका निकाल लिया है? आइसोब्यूटारिक एसिड का। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1.29 आ जाएगा। अच्छा, अब अगली चीज आती है कॉलम एफिशिएंसी। कॉलम एफिशिएंसी आपने याद रखना है हमेशा कि किस में मेजर की जाती है? इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स मेजर की जाती है, ठीक है। अब थ्योरेटिकल प्लेट्स का कॉन्सेप्ट भी आपने ध्यान से समझना है। थ्योरेटिकल प्लेट्स जो हैं, हम कॉलम की एफिशिएंसी को डिवाइड करने के लिए फर्जी तौर पर एक टर्म जो है वो कह रहे हैं कि ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, दिस इज थ्योरेटिकल प्लेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हम ये कहते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा पूरा कॉलम है वो छोटी छोटी प्लेट्स पर जो है वो कंसिस्ट कर रहा है और उनमें जो है इक्विलिब्रिया जो है वो अटेन हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास ये जो थ्योरेटिकल प्लेट्स होती हैं, ये आपके कॉलम की एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई प्लेट्स लगी हुई हैं, नो, ये उसकी एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, इसमें आपको बता रहे हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन सॉल्यूट ऑक्युपाइज अ नैरो बैंड ऑफ द finite width as the solute passes through the column width of its band continually increases in a process called band broadening। शुरू में वो बैंड इतना ब्रॉड नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रेवल करता जाता है तो जो आपके जोन अपीयर हो रहे हैं वो क्या होते जाते हैं? ब्रॉड होते जाते हैं। कॉलम एफिशिएंसी क्या करती है? ये मेजर करती है एक्सटेंट ऑफ बैंड ब्रॉडनिंग को मेजर करती है। अब ये जो था थ्योरेटिकल प्लेट का मॉडल, ये किसने प्रेजेंट किया था? मार्टिन एंड सेंच ने। और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि क्रोमेटोग्राफिक कॉलम को ट्रीट किया जाता है कि ये कंसिस्ट कर रहा है डिस्क्रीट सेक्शंस, ये अंडरलाइन कर लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट सेक्शंस एट विच पार्टीशनिंग ऑफ सॉल्यूट बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज अकर्स।
They called such sections theoretical plates and defined column efficiency in terms of number of theoretical plates. उन्होंने कहा कि जितनी कॉलम के अंदर theoretical plates ज्यादा होंगी, it means कि वहां पर उतनी ही कॉलम की efficiency अच्छी होगी towards the separation. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि पूरे कॉलम को छोटे छोटे डिस्क्रीट यूनिट्स में डिवाइड कर लिया है, जितने उसके अंदर वो डिस्क्रीट यूनिट्स ज्यादा होंगे इट मींस कि कॉलम के अंदर नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स उतनी ही ज्यादा है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कॉलम की एफिशिएंसी अच्छी है. इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को आप n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल्स टू द l ओवर एज. एज आपके पास क्या है? हाइट ऑफ द थ्योरेटिकल प्लेट. ठीक है, और l आपके पास क्या है? कॉलम की लेंथ आ जाएगी. कॉलम एफिशिएंसी इंप्रूव्स विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स. ये भी अंडरलाइन करें, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जितनी जो है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज्यादा होंगी उतनी ही कॉलम की एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी. और डिक्रीज इन हाइट ऑफ द थ्योरेटिकल प्लेट, या थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट कम हो, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास एक कॉलम ये है और एक कॉलम मेरे पास ये है, ठीक है, अगर इस छोटे कॉलम की मैं बात करूं, बल्कि एक और मैं बना लेती हूँ जो कि इसी के साइज का है. ठीक है, अब अगर ये वाला कॉलम है, इसके अंदर एक थ्योरेटिकल प्लेट आ गई, ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी. ठीक है, इसके मुकाबले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अच्छा, अब आप इनमें से ये कॉलम और ये कॉलम, ये दोनों सेम साइज के हैं. ठीक है, हाइट दोनों की क्या है? लेंथ क्या है? दोनों कॉलम्स की सेम है. लेकिन इसमें आप कहेंगे कि मेरे पास जो ये वाला कॉलम है, इसमें चूंकि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज्यादा हैं, इसलिए नंबर ऑफ पार्टीशनिंग इक्विलिब्रिया क्या होंगे? ज्यादा होंगे. तो इस कॉलम की एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है मेरे सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए बनिस्बत किसके? कॉलम बी के. तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ा देते हैं या थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट कम कर देते हैं, आप अगर इसके अंदर चेक करें तो इस थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट कितनी है? यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये मेजरमेंट, ये क्या है? इस थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट है. जबकि यहाँ पर थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट कितनी है? जस्ट ये वाली. ठीक है, तो थ्योरेटिकल प्लेट की या तो हाइट कम कर दें, यानी ये दोनों इनवर्स हैं. ठीक है, नंबर ऑफ प्लेट्स तभी ज्यादा होंगी जब एक थ्योरेटिकल प्लेट क्या होगी? छोटी होगी. या दूसरा केस क्या है? एल. एल क्या था? कॉलम की लेंथ थी. तो वो क्या आपको डिफाइन कर रहा है? वो ये डिफाइन कर रहा है कि आप क्या करें, अगर आप अपने कॉलम की लेंथ बढ़ा देते हैं, लंबाई बढ़ गई है, तो अब डेफिनेट बात है कि इसके अंदर यहां से लेके आप सारी ड्रॉ कर लें यहां तक, तो कॉलम की लेंथ बढ़ने से आपके पास नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इट्स अंडरस्टूड के क्या होंगी? ज्यादा. तो फिर आप कहेंगे कि कॉलम ए के मुकाबले में कॉलम सी जो है उसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है. एल आपने याद रखना है, ये आपके कॉलम की लेंथ है, और एच आपके पास क्या है? थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट है. अब हमने क्या करना है इसके लिए? अगर हम पीक की बात करें, इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं. यहाँ से आपने बैंड ब्रॉडनिंग देख लेना है, और थ्योरेटिकल प्लेट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अच्छा, अब आपने जो आपकी पीक आती है, जो आपको इस तरह से ऑब्टेन होती है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास गॉसियन प्रोफाइल है. आप पढ़ चुके हैं स्टैट्स में भी कि ये वाली जो शेप होती है आपके पास क्या कहलाती है? गॉसियन प्रोफाइल कहलाती है. द एक्सटेंट ऑफ बैंड ब्रॉडनिंग इज मेजर्ड बाय द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ क्रोमेटोग्राफिक पीक. अब आपने इससे मेजर करते हैं कि ये कितनी चौड़ी पीक आई है, कितना बैंड ब्रॉड हुआ है, और इसको ये जो इसके सारा जो अंडर एरिया है इसके, वो आप किस में मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन. आप सब जानते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लें तो इट विल बी वेरिएंस. हाइट ऑफ अ थ्योरेटिकल प्लेट इज डिफाइंड एज, अब किसको करने लगे हैं? इसको हम यहाँ से एक्सप्लेन करने लगे हैं. इसको अंडरलाइन कर लें कि थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट को हम किस में डिफाइन करते हैं? एज द वेरिएंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉलम. वेरिएंस कहाँ से आपको ऑब्टेन हो रहा है? पीक का जो अंडर एरिया उससे, और एल आपके पास क्या है? कॉलम की लेंथ है, लंबाई है. इससे आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास क्या निकल आएगी? आपकी थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट निकल आएगी. उसके बाद
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, वेरिएंस जो है इट हैज यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर्ड because retention time and peak width are usually measured in seconds or minutes. It is more convenient. हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी आसानी के लिए ये कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, इन यूनिट्स ऑफ टाइम. कौन से टाइम की बात हो रही है, जितना टाइम जो था मोबाइल फेस को लगा, उस जिस कंपोनेंट की पीक आई है हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसके लिए मोबाइल फेस को फ्लो करने में कितना टाइम लगा. तो हम यहाँ से टा को डिफाइन किस तरह से कर रहे हैं, टा इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय म्यू. म्यू क्या है, ये आपके पास आ जाती है मोबाइल फेस की एवरेज लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, अब आपके पास जो मोबाइल फेस की वेलोसिटी है ये किसकी इक्वल होती है, ये वेलोसिटी आपके पास इक्वल होती है एल ओवर टी आर. वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम. तो यहाँ डिस्टेंस क्यों, कौन सा ट्रेवल कर रही है, मोबाइल फेस जो आपका कॉलम था वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और वो आपकी डिस्टेंस आ गया एल, और कितने टाइम में कर रही है वो आपके पास क्या आ गया, टी आर आ गया. ठीक है, म्यू की जगह जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी यहाँ म्यू की जगह आपने क्या लिखना है, अपने नोट्स पे स्टेप लिख लीजिए, एल डिवाइडेड बाय टी आर. ठीक है, तो क्या होगा, एल नीचे रह जाएगा और टी आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, अब आपके पास ये क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई टा की. ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाता है कि व्हेन अ क्रोमेटोग्राफिक पीक हैज अ गॉसियन शेप, इट्स विड्थ एट द बेस लाइन W is 4 times its standard deviation टा. जब आपके पास, हम कहते हैं कि हमारी पीक गॉसियन शेप की आई है, उस टाइम पे जो उसकी बेस लाइन विड्थ है, मैंने भी आपको पीछे बताया बेस लाइन विड्थ क्या होती है, अगर हम उस बेस लाइन विड्थ को इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बताना चाहें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू का 4 टाइम्स होती है, 4 टा होती है. जो भी आपकी वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो यहाँ टा की वैल्यू आ रही है, ये उसका क्या होगी, ये उसका 4 टाइम्स होगी. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है कंबाइनिंग इक्वेशन 12.13 through 12.15 gives the height of theoretical plate in terms of easily measured chromatographic parameter T, R and W. ठीक है, अब आपने ये एक्सप्रेशन निकालना है. ये कैसे निकाला, जो आपके पास ऊपर दिया गया है ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला. ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. ठीक है, अब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, वो आप निकालेंगे इस वाले स्टेप से. बल्कि मैं सारी जो पहले से लिखा उसको यहाँ से रेस कर देती हूँ. यहाँ से आपने क्या करनी है, सिग्मा की वैल्यू निकालनी है. क्या निकलेगी इस वाले स्टेप से, जब आप निकालेंगे तो वो ये आ जाएगी. ठीक है, किस तरह से, सिग्मा किसके इक्वल, इसको तो आप फिलहाल स्किप कर देना, इसकी तो आपने वैल्यूज एंटर कर दी हैं. ठीक है, इसको फिलहाल रहने दें. सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा, एल इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, रिटेंशन टाइम. ये आपके पास आ गया. अब आपको चूंकि किसकी वैल्यू चाहिए थी, सिग्मा स्क्वायर की चाहिए थी, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है, जब आपने इसको ओपन किया तो ये आपके पास क्या आ गया, इस तरह से आ गया. नेक्स्ट हमने एक और चीज पढ़ी, टा की वैल्यू, वो कैसे आप निकाल रहे हैं, बेस लाइन विड्थ इज इक्वल्स टू 4 टा, तो टा की वैल्यू क्या होगी, W डिवाइडेड बाय 4. तो वो आपने क्या कर दिया, W डिवाइडेड बाय 4 लिख दिया, आपने इसका स्क्वायर ले लेना है और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये स्टेप्स मिसिंग है मैंने यहाँ लिख दिए हैं नोट्स पे, आप इनको मेंशन कर लीजिए. W डिवाइडेड बाय 4, इसका आपने स्क्वायर लिया, आपके पास नीचे आ गया. अब आपने क्या करना है, जो आपका स्क्वायर है ये 4 नीचे जाके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा. W स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी आर स्क्वायर आ गया. ठीक है, अब ये आपने किसके लिए निकाला है, ये आपने सिग्मा स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकाला है. ठीक है, ये वाला सॉरी, किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, आपने इसको इस वाली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है. क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, l के साथ. ठीक है, अगेन उन्होंने ये सारा काम करने के बाद डायरेक्ट आपको जो है वैल्यू ये वाली दे दी है, ये वाली. ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको लिखना है h इज इक्वल्स टू, ये सारी मैंने किसकी वैल्यू लिखी, सिग्मा स्क्वायर की, किससे डिवाइड कर दिया, l के साथ. l से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, LW स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 TR स्क्वायर. यानी आपकी जो प्लेट की हाइट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कॉलम की लेंथ पे, बेस लाइन विड्थ पे और रिटेंशन टाइम पे. 16 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है. अब आपने क्या करना है,
अब आपने एच निकाल लिया, अब आप एच की हेल्प से यानी थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट निकल आई है, अब आप इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं जो आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, दिस वन। आपके पास कॉलम की हाइट आपको बता दी जाती है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, 15 है, 25 वट। जो एच है थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट, वो आप कैसे निकालेंगे? ये जो हमने, क्योंकि वो तो एक फर्जी चीज है, उसको तो नहीं आप किसी चीज से मेजर कर सकते, किसी स्केल से या किसी और ग्रेजुएटिंग गैजेट से। उसके लिए आपके पास क्या है, आपको फॉर्मूला लगा के उसकी क्या करनी पड़ेगी, यानी अब आपने इस फॉर्मूले के लिए क्या किया है, एज की वैल्यू निकाली है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो उससे आपके पास क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स निकल आएंगी। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू एल ओवर एच है, l डिवाइडेड बाय एच, कौन सी, ये वाली सारी आपने वैल्यू लिख देनी है, l आपका कैंसिल हो जाएगा, 16 टी आर स्क्वायर यहाँ ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, w स्क्वायर रह जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 16 टी आर स्क्वायर ओवर w स्क्वायर, तो हम उसको कलेक्टिवली भी कह सकते हैं कि होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास है, जब आप W की बात करें और अगर हम हाफ बेस लाइन विड्थ की बात करें, W होती है बेस लाइन विड्थ और W1/2 क्या होती है, हाफ बेस लाइन विड्थ। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये मेरे पास पीक है, ये जो सारा डॉटेड एरिया है ये कहलाएगा मेरे पास इतना पार्ट यहाँ तक, ठीक है, ये मेरे पास कहला रहा है W। अगर मैं इसका हाफ कर लूं, ठीक है, तो ये वाला जो हाफ है, इतना हाफ, ये क्या कहलाएगा, W1/2 हाफ बेस लाइन विड्थ, और ये वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा, W1/2 हाफ बेस लाइन विड्थ। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ इतने सेक्शन की बात करें हाफ बेस लाइन विड्थ की, तो अगर उसकी बात करें तब आपके पास n का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन होगा। फर्क किस चीज का आ रहा है, 16 की बजाय क्या आ गया है, 5.545 आ गया। अब ये कैसे आ गया, ये इस तरह आया कि जब आपने इसको सॉल्व किया था तब आपने W की वैल्यू लिखी थी 4 टा लिखी थी, ठीक है, यानी उस टाइम पर आपने ये कहा कि जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन, जो बेस लाइन विड्थ है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का 4 टाइम्स है। जब आप यहाँ बात करेंगे इस वाले केस में, अब आप किसकी बात कर रहे हैं, अब आप बात कर रहे हैं हाफ बेस लाइन विड्थ की। हाफ बेस लाइन विड्थ जो होती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन में किसके इक्वल होती है, 2.355 के इक्वल होती है। इसको भी आप लिख सकते हैं 2.355 टर्म, ठीक है। अब जैसे आपने ऊपर 4 लिख के सॉल्व किया और 16 आपके पास आ गया थॉरोली और वो आपको यहाँ अचीव हो गया, सिमिलरली जब आप 2.355 लिखेंगे, उसकी स्क्वायरिंग करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर में ये आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको हाफ बेसलाइन विड्थ की बात हो रही है, जब कंप्लीट की बात हो रही है तब आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज करेंगे। इसके जो मिसिंग स्टेप्स हैं वो आप नोट कर लें, वो आपने जो है मेंशन करने हैं। यहाँ पर उन्होंने आपको एक डाटा दिया है कि आपके पास जो है पेस्टिसाइड है डायल्ड्रिन, और उसका जो रिटेंशन टाइम है वो आपको दिया गया है, बेस लाइन विड्थ दी गई है, आपने उसके अंदर बताना है कितनी थ्योरेटिकल प्लेट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। गिवन दैट द कॉलम यूज्ड इज 2 मीटर, या आपको उसकी हाइट दी गई है और आपने क्या बतानी है, आपने थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स निकालेंगे, कैसे, टी आर ओवर डब्ल्यू, टी आर भी गिवन है, डब्ल्यू भी गिवन है, आपके पास प्लेट्स निकल आएंगे। उसके बाद आपने क्या करनी है, थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट निकालनी है, कैसे निकालेंगे, एल डिवाइडेड बाय एन के फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। आपके पास जो है ये उन्होंने मिलीमीटर में निकाली है, ठीक है। आपको अगर डायरेक्ट मीटर में निकाल लें आंसर और फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो वो मिलीमीटर में निकल आएगी। मिलीमीटर में आंसर निकालना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर आप मीटर पर प्लेट्स भी निकाल लेते हैं कि इतने मीटर के अंदर इतनी प्लेट्स हैं, तो भी आपका आंसर ओके है, ठीक है। ये हमारा जो थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कुछ आपने यहाँ भी देख लिया, मजीद हम कुछ देख लेते हैं। ये अब मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ पास्ट पेपर में आ चुके हैं, वैसे ये जैसे आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, बल्कि ये तो मैं आपको करवा भी चुकी हूँ, नेचुरल ऑयल पीक का, ठीक है, ये आपके पास्ट पेपर में से ही है, तो इसमें आपने, ये हम वहां कर चुके हैं, ठीक है। डेल्टा टी आर दिया गया है, सारी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास रिटेंशन टाइम निकल आएगा।
और इसके अलावा हमने, ये तो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी का था, ये हम कर चुके हैं। और उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है, एक और न्यूमेरिकल है, इसमें आपने प्लेट्स की दी गई है और आपने इसमें जो है आपको डेटा दिया गया है, जो आपका है पेस्टिसाइड डीडीटी, उसका आपको रिटेंशन टाइम दिया गया है, उसकी बेसलाइन वेट्स दी गई है, और आपने पहले तो बताना है, ये सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है जैसा अभी हमने पीछे किया है, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है वैल्यूज का। ठीक है, सबसे पहले आपने बतानी है उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स कितनी है, और फिर आपने बताना है कि उसमें हाइट इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है, एज क्या है। तो सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला यूज करते हुए, रिटेंशन टाइम गिवन है, बेस लाइन विड्थ गिवन है, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ प्लेट्स निकाल ली। उसके बाद कॉलम की हाइट गिवन है 2 मीटर, ठीक है, आपने उसको डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि हमारे पास पर जो है 2 मीटर या जो भी आपके कॉलम की लेंथ है, उसमें इतनी प्लेट हाइट की प्लेट्स जो है वो, पर प्लेट जो है वो साइज इतना है, हाइट इतनी है। ठीक है, तो ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक था। होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।